हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका फैशन कंपटीशन में। आज हम लोग केबीएस 2017 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने केबीएस 2017 की हिंदी और पेडागोजी के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आइए आज पेडागोजी के बचे हुए 10 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। ए, पूर्व निर्धारित मानक, बी, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, या सी, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, या फिर डी, विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। तो कौन सा सही जवाब है? वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? तो किस में सहायक होता है? ए, कमजोर संप्रेषण कौशल, बी, विद्यालय छोड़ना, सी, अधिगम अशक्तता, या डी, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। तो विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः अपने स्वयं की भाषा की क्षति के दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालयों में बहुभाषिकता को महत्व प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने उपलब्ध कराने होंगे? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 बच्चों पर 2 प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कितने? 2 प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसलिए प्रश्नानुसार 62 विद्यार्थी पर कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब 2 नहीं बल्कि 3 होगा, क्योंकि 60 विद्यार्थी पे आपके 2 टीचर होने चाहिए, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर 1 टीचर होना चाहिए। तो 60 विद्यार्थी पे कितने? 2 टीचर। तो 60 से अगर एक भी ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो उस हिसाब से कितने टीचर होने चाहिए? तो आपके 3 टीचर होने चाहिए। तो 62 विद्यार्थियों पे कितने टीचर होंगे? तो 3 टीचर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? 40, 45, 50 या फिर 55? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए 45 कार्य घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। कितने? 45 कार्य घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। तो कौन सी सबसे बड़ी कमी होती है? ए, यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है। बी, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है। या सी, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। या फिर डी, यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। जब एक शिक्षक एक ही समय में एक साथ अलग अलग कक्षाओं के बच्चों के लिए शिक्षण कार्य करता है तो वह बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति होती है। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षकों पर अधिक कार्य बोझ के कारण उनके लिए विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा अधिगम हेतु उन्हें मोटिवेट करना यानी कि अभिप्रेरित करना संभव नहीं हो पाता। तो इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक किसका प्रभाव था? सर्वाधिक प्रभाव किसका था? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद? तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव प्रकृतिवाद का था। गांधी जी मानते थे कि बच्चों को शिक्षा स्वतंत्रता के वातावरण में दिया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं था?
ए अधिगम निपुणता, बी लघु पद, सी व्यक्तिगत विभिन्नता या डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लघु पद। न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता लघु पद नहीं था, जबकि आपका अधिगम निपुणता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसकी विशेषताएं होती हैं न्यूनतम अधिगम स्तर की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछना, सहभागिता, अभ्यास या मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अभ्यास। दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए अभ्यास एक स्थायीकरण युक्ति है। किसी भी कार्य का अभ्यास करने से उसमें दक्षता आती है तथा व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है। बार बार अभ्यास करने से वह उस काम में निपुण हो जाता है और अपनी कला का विशेषज्ञ हो जाता है तथा उसकी धारणा शक्ति का भी स्थायीकरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? कौन सा नहीं है? ए है कि अध्यापक केंद्र से अध्येता केंद्र की ओर, बी अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदिशा, सी है निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, डी है कक्षा कक्ष की चहारदीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक थे गिजुभाई बधेका, काका कालेलकर, ताराबेन या फिर किशोरी लाल मसरूवाला। तो इसके जो लेखक थे दीवा स्वप्न के वह थे गिजुभाई बधेका। ठीक है दोस्तों, कौन थे? गिजुभाई बधेका।